नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, एसएससी की सबसे बड़ी भर्ती सीपीओ और सीजीएल होती है। उसके अंदर सीपीओ की वैकेंसी एसएससी ने अनाउंस कर दी है। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, डिटेल में सारी चीज़ों को समझेंगे, आपको ध्यान से जुड़ना है। दोस्तों, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मेनली मिलती है इसके अंदर हमें, दरोगा जिसको हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं। दोस्तों, फॉर्म की डेट जो है वो शुरू हो चुकी है कल से, यानी 26 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 2025 26 सितंबर 2025। और ये फॉर्म जो है दोस्तों 16/10/2025 यानी 16 अक्टूबर 2025 तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन को रिसीव करने की वो 16 तारीख है, मतलब 16 तारीख तक आपको अपने सारे फॉर्म, जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनको फॉर्म अपना भरना है। अगली बात पे ध्यान देंगे, कह रहा है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट। उसके अंदर एक दिन का आपको एक्सटेंशन मिला है। अगर किसी व्यक्ति का फॉर्म भरा जा चुका है लेकिन फीस वो पे नहीं कर पाया है तो एक दिन का और उसको टाइम मिलेगा, 17 तारीख तक वो फीस अपना जो भी पैसा है वो भर सकता है। दोस्तों, यहाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस 24 से लेके 26 अक्टूबर। दोस्तों, 24 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक आप लोग जो है, आपके फॉर्म में अगर कोई करेक्शन है या आपने फीस में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको आप दोबारा ठीक कर सकते हैं। और एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, नवंबर या दिसंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ज़्यादा समय अब बचा नहीं है। जिन भी लोगों ने तैयारी की है उनके पास रिवीजन का ही समय है। जिन्होंने तैयारी अभी तक बिल्कुल भी नहीं की है और सोचें कि भी स्टार्ट करके हम लोग कुछ कर पाएँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक टोल नंबर भी आपको दिया है कि भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस पे कांटेक्ट करके चीज़ों को समझ सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस के अंदर तो एसआई की पोस्ट मिलती ही है सीपीओ के थ्रू, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बाद। उसके अलावा आपको और भी बहुत सारी पोस्ट एसएससी सीपीओ के अंदर मिलती है ग्राउंड ड्यूटी के अंदर, जिसमें सीआईएसएफ, सीएपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, बहुत सारी आते हैं। तो ये कह रहा है कि द पोस्ट कैरीज पे स्केल ऑफ लेवल 6 का इस पे स्केल है, जब जिसके अंदर 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का आपको पैसा मिल सकेगा। और कहा है इस क्लासिफाइड एज ग्रुप बी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप बी जो है नॉन गेजेटेड ऑफिसर इसको बोला जाता है। दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग सीपीओ को दिल्ली पुलिस के अंदर एसआई के नाम से भी जानते हैं। सबसे पॉपुलर वैकेंसी यही है और मैक्सिमम कैंडिडेट जो फाइट करेंगे वो दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर बनने के लिए फाइट करेंगे। तो ये बहुत इसके अंदर पॉपुलर वैकेंसी है। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि भाई इसके अलावा जो वैकेंसीज हैं जो ऊपर इन्होंने कहा है कि सब इंस्पेक्टर आप बनेंगे सीआईएसएफ सीएपीएफ में, उसके अंदर भी रैंक सब इंस्पेक्टर की है, बट आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज हो रहा है। यहाँ दिल्ली पुलिस जो है ये थोड़ा पॉपुलर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये उसमें कहीं ना कहीं कमतर है, वो भी अच्छी जॉब है। आगे कह रहा है द पोस्ट कैरीज पे स्केल ऑफ लेवल 6 ₹35,400 टू 1,12,400 एंड इज क्लासिफाइड एज ग्रुप सी बाई दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस जो है इसके अंदर आपको सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक मिलेगी और इसको जो है ग्रुप सी की कैटेगरी में रखा जाता है दिल्ली पुलिस के द्वारा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अंदर मेल, पुरुष यानी जो बॉयज़ हैं उनके लिए यहाँ पर हमारे पास 142 वैकेंसी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल 142 वैकेंसी है लड़कों के लिए दिल्ली पुलिस के अंदर सीपीओ के थ्रू। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो यहाँ पर आपको 70 वैकेंसी लड़कियों के लिए मिल रही है। तो मतलब ओवरऑल अगर अपन देखा जाए तो 212 के आसपास जो है यहाँ पर वैकेंसी है। लेकिन घबराना नहीं है, आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना है, मेहनत करनी है। 200 तो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पर फिर अदर डिटेल है कि यूआर यानी जनरल में 50 है और फीमेल में जनरल के अंदर 32 वैकेंसी है, ओबीसी में 27 है, एससी में 15 है, एसटी में 8 है और ईडब्ल्यूएस के अंदर 14 है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के अंदर पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो है उसके अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के अंदर
यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सीआरपीएफ के अंदर जनरल में 407 है, लड़कों के अंदर, लड़कियों में 10 है। बीएसएफ के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर 87 मेल में है, फीमेल में 4 है। आईटीबीपी आपकी बॉर्डर पुलिस फोर्स है, उसमें 85 मेल है, 50 फीमेल है। सीआईएसएफ है 473 मेल है, 53 फीमेल है। सीमा सुरक्षा बल 30 मेल 6 फीमेल। इस तरीके से टोटल 1082 मेल है और 88 फीमेल है। इस तरीके से यहाँ पर वैकेंसी ये इन्होंने पूरी बताई है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर काफ़ी है, 103, 22, 23 इस तरीके से वैकेंसी दी हुई है। तो जो लोग फौज से रिटायर होके आ चुके हैं उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है वापस से वर्दी पहनने का और उसी तरीके की ज़िंदगी जीने का जो उन्होंने फौज में जी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है एज लिमिट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। एज की अगर बात की जाए तो कह रहा है ए कार्ड 2025 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ डीओपीटी डेटेड एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज 20 to 25 ईयर्स। 20 से 25 साल के बीच के जो स्टूडेंट है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। कह रहा है कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/8/2000, यानी 2 अक्टूबर 2000 से पहले जो है वहाँ पर जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है, महीने का देख लेंगे यहाँ पर। अगस्त है ये, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर 2 अगस्त 2000 से पहले जो है जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। एंड नॉट लेटर देन 1/8/2005, यानी 1 अगस्त 2005 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो लोग भी जो है यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। अब यहाँ कह रहा है कि एज में रिलैक्सेशन भी है, वो कैटेगरी वाइज है, यहाँ पर बताया गया है। अगर SC ST का कैंडिडेट है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, यानी अगर 20 से 25 है तो वो 5 उसमें और ऐड करता है, मतलब 30 साल तक दे सकता है। OBC का कैंडिडेट जो है 28 साल तक दे सकता है, 25 में 3 जोड़ देंगे। और एक्स सर्विसमैन जो है उसके अंदर भी 3 साल का आपको डिडक्शन मिलेगा एज के अंदर। तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पर एज जो काउंट होगी वो होगी 1 अगस्त 2025 से जो है काउंट की जाएगी, कि 20 से 25 जो भी यहाँ पर काउंट होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कह रहा है कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसीडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्विजिट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बिल्कुल, जो लोग SC ST OBC EWS या ESM इत्यादि कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उनके पास जो है एकदम लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज जो है उसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो लोग भी कैटेगरीज में हैं, OBC में है या SC ST में है या EWS में है, तो अपने सर्टिफिकेट्स को आप प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा, और जिनके नहीं बने हुए वो तुरंत उसको बनवा सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल आपको ग्रेजुएट होना है। बहुत सारे जो छात्र पहली बार परीक्षा दे रहे हैं या जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में कदम रखा है, तो दोस्तों जिस भी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन किया है, BA हो, BCom हो, BSc हो, BTech हो, BE हो, नॉर्मल आपको ग्रेजुएट होना है। तो आप जो है इसके अंदर एलिजिबल है, आराम से जो है एग्ज़ाम आप दे सकते हैं बिना किसी टेंशन के। इसमें ये एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, मेल कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल on the date fixed for physical endurance and measurement test to be eligible for the post of sub inspector in Delhi Police. The male candidates who do not have a valid driving license are eligible for the post of sub inspector in CAPFs only. अगर आपको दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपके पास जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद, उस समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कब होना चाहिए? अगर आप दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप वहाँ से बाहर हो जाएंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे छात्रों को ये नहीं पता है। तो जब आप फिजिकल देने जाएं तो उस समय आपके पास लाइट मोटर व्हीकल, देखिए 2 तरीके के बनते हैं, एक HMV भी बनता है, हैवी मोटर व्हीकल, लेकिन वो नहीं चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आप जो दूसरे हैं CISF, CAPF, BSF जो अभी हमने डिस्कस किए थे, ITBP वगैरह, उनमें जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में नहीं जा पाएंगे। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रख लेंगे, जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हो ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवा लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है
The examination will consist of paper first, physical standard test PST, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, पेपर सेकंड एंड डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो पहले एग्जाम दे चुके हैं उनको तो पता होगा। जो एग्जाम का आपका पैटर्न है या जो उसका प्रोसेस है वो क्या रहेगा। सबसे पहले एक पेपर होगा आपका, जिसको हम लोग प्रीलिम्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में अगर वो पेपर आप पास करते हैं तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी होगा। अगर आप इसको पास करते हैं तो फिर आपका एक और पेपर होगा, पेपर सेकंड, जिसको मेंस बोला जाता है, जिसमें इंग्लिश के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपका एक मेडिकल एग्जाम होगा, और उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जिसमें अगर आप आते हैं तो आप जो है सब इंस्पेक्टर का पोस्ट आपको मिलेगा। ऑल दी स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप एक भी, अगर आपने यहाँ पे ये प्रोसेस में एक भी टेस्ट या फिजिकल आपने मिस किया तो आप जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। आपका देखो यहाँ पर बता रखा है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के। आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स जिसको बोलते हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। और ये इस बार का जो एसएससी ने एक तरीके से बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा चेंज जो किया है इस एग्जाम में, वो क्या किया है दोस्तों। यहाँ पर आपको विथ सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर ईच पार्ट। पहले क्या होता था कि 2 घंटे में आपको ये जो है 200 क्वेश्चंस को डील करना है। अब आप कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं वो आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी थी। बट इस बार एसएससी ने बैंक के पैटर्न को फॉलो किया है। बैंक में ऐसा होता है कि भी पर्टिकुलर टाइम के लिए एक सेक्शन आपका ओपन होगा, उसके बाद में वो सेक्शन बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका जो है इन्होंने कहा है 30 मिनट, तो 30 मिनट के लिए आपका जो है रीजनिंग का पेपर ओपन होगा, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, उनको आपको 30 मिनट में कंप्लीट करना है। अगर आपने 30 मिनट में 50 किए तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम कर पाए तो यू आर ऑन योर ओन। उसी के बाद में जीके है। अब जीके में अगर आपने 50 क्वेश्चन जो है 10 मिनट में कर लिए तो बाकी 20 मिनट जो है आप कुछ भी कर सकते हैं वो आप जो है वहाँ पर देखिएगा आपको क्या करना है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है स्टूडेंट्स के लिए, और ये बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा एग्जाम के अंदर। तो आपको जो है अपनी स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस जो है तुरंत चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, जो लोग बैंक की तैयारी करें उनको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो पहले से ही इस पैटर्न के लिए प्रिपेयर्ड है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कह रहा है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। इसमें आपके 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स। ये मेंस जो मैंने आपसे कहा था ना, पेपर सेकंड फिजिकल टेस्ट के बाद जो होगा, तो ये जो है 2 घंटे का होता है। और इसमें देखो इन्होंने कहा है रेफर पैरा 12.8.2 ऑफ द नोटिस। इसमें भी इन्होंने कहा है कि भी ये जो 200 क्वेश्चन है इनको हम लोग जो है सेक्शन वाइज पूछेंगे। हो सकता है एक वोकेबलरी का सेक्शन हो, एक ग्रामर का सेक्शन हो, एक कॉम्प्रीहेंशन का हो, एक जो है कोई और सेक्शन यहाँ पर जो है पूछा जा सकता है। वो अब वो एसएससी पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से लेके आए। उन्होंने ऐसा क्लैरिफाई नहीं किया है कि ऐसा ऐसा होगा, बट उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये जो 200 क्वेश्चन है ये 4 सेक्शन में पूछे जाएंगे। तो ये एक और बड़ा बदलाव है। यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चंस इन बोथ पेपर्स विल बी ऑल ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, क्वेश्चंस विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश इन पार्ट्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑफ द पेपर फर्स्ट। जो आपका फर्स्ट पेपर होगा उसमें जैसे जिसका मीडियम हिंदी है तो उसको मैथ्स के क्वेश्चन हिंदी में मिलेंगे, रीजनिंग अगर वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट तो हिंदी में मिल जाएंगे। कह रहा है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है प्रत्येक गलत जवाब के लिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो जो है नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है जब आप पेपर कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, या जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, या बी सर्टिफिकेट है, या ए सर्टिफिकेट है, तो उनको यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, एनसीसी बी है तो 6 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ए सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो क्या करेंगे? वो ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा पढ़ाई करो, और जो है नंबर खींचो। चलिए, तो निराश नहीं होना है जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेहनत करिए। इसके बाद में दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अब आपको पता है कि यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होना है, फिजिकल टेस्ट होना है, तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी कुछ डिफाइन किए हुए हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो मेनली इसमें आपको 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, बिना फूले चेस्ट 80, फुला के 85। जो लोग हिली एरिया से हैं, आपको पता है पहाड़ी क्षेत्रों में हाइट लोगों की थोड़ी कम होती है, तो वहाँ पे 165 सेंटीमीटर है, बॉयज़ की बात चल रही है। ये 80 आपका जो है बिना फूले सीना, और 85 फुला के। ऑल जो शेड्यूल ट्राइब्स के हैं उनको 162.5 का हाइट है,
77 का बिना फुले चेस्ट और फुला के 82 का है। और फीमेल कैंडिडेट्स जो है उनको 157 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंग, जो हिली एरियाज़ की फीमेल है उनके लिए 155 है, और जो शेड्यूल ट्राइब की फीमेल्स हैं उनके लिए 154 सेंटीमीटर ये हाइट का क्राइटेरिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो है मेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज लिस्टेड, ये कुछ और अगर आप CAPF की बात करें तो यहाँ पर जो पीछे हमने डिस्कस किया था ये दिल्ली पुलिस के हिसाब से आपका हाइट डिस्ट्रीब्यूशन था। इसके बाद में दिल्ली पुलिस के अलावा जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं जैसे CAPF, CISF, BSF, ITBP, SSB, उनके अंदर हाइट जो है इस तरीके से 170 सेंटीमीटर। और फिर जो हिली एरियाज हैं उनके लिए 165, चेस्ट 80, फुला के 85, बिना फुले 80, फुला के 85। मेल गोरखा कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट, 80 चेस्ट, अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड 85। मेल कैंडिडेट्स जो शेड्यूल ट्राइब्स के हैं उनके लिए 162.5, अनएक्सपेंडेड 77 और एक्सपेंडेड 82। मेल कैंडिडेट्स जो शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर चेस्ट, अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड कितना है 82। तो चेस्ट एक्सपेंडेड आपको 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए, हर जगह सेम ही है वो, है ना। फीमेल कैंडिडेट जो हिली एरियाज़ के लिए उनके 155 है, जो हिली एरियाज़ के लिए नहीं है उनके लिए 157, और जो शेड्यूल ट्राइब में है उनके लिए 154। तो ये हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आप जो है रीड कर लीजिएगा, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो है आपका वेट जो है वो करस्पॉन्डिंग टू हाइट, आपका वेट जो है हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आप जो है चेक कर सकते हैं कि भाई आपकी हाइट कितनी है और उस हाइट पे कितना वेट होना चाहिए, उतना ही वेट आपका होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखनी है आपको। और मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, 100 मीटर की रेस है 16 सेकंड के अंदर, कोई भी कर देगा हंसते हंसते, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट्स, ये सबसे जो है चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि जिस लड़के ने प्रैक्टिस नहीं की है उसको यहाँ पर दिक्कत आएगी। ये चीज़ ध्यान रखना कि अभी हम लोग मेल कैंडिडेट्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, फीमेल्स के लिए अलग है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप सुबह सुबह आधा घंटा पौन घंटा जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बाकी टाइम जो है दिन में अपनी पढ़ाई करिए। उसके बाद में लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो 3.65 मीटर 3 चांस आपको मिलेंगे, 3 चांस के अंदर जो है आपको ये करना है 3.65 मीटर। अगर आप पहले चांस में इसको पार कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सेकंड है, नहीं तो थर्ड। अगर आप 3 चांस में भी 3.65 मीटर नहीं कूद पाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। हाई जंप है 1.2 मीटर का, 3 ही चांस मिलेंगे। शॉर्ट पुट जिसको अपन गोला फेंक बोलते हैं, मोटा सा होता है ना एक लोग, गोला फेंक हिंदी में बोला जाता है, तो 4.5 मीटर आपको शॉर्ट पुट फेंकना है। इसके लिए भी आपको कितने चांस मिलेंगे, 3 चांस मिलेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फीमेल्स के लिए 100 मीटर 18 सेकंड में है, उनके लिए भी ईजी है। फीमेल्स के लिए भी यही चैलेंजिंग रहेगा, 800 मीटर की दौड़ करनी है कितनी मिनट में, 4 मिनट में। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कर सकते हो, ठीक है, ईजी है। मेरी एक फ्रेंड है जिसने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, शी इज़ फीमेल। जब उसका पहला चांस था तो फिजिकल में रनिंग में इसी दौड़ में भागते भागते बेहोश होकर गिर गई थी, बट उसने हार नहीं मानी, दोबारा एग्ज़ाम दिया, और जो नेक्स्ट टाइम फिजिकल टेस्ट हुआ उसको पास भी किया, और अभी वो जो है इसी ऑर्गेनाइजेशन में CPO के थ्रू काम कर रही है। तो आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है। लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर का, 3 चांस के अंदर अंदर आपको इसको करना है। हाई जंप है 9 मीटर का, 3 चांस में आपको इसको करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और ये कह रहा है ये एक पॉइंट है, प्रेगनेंसी स्टेटस शैल बी सबमिटेड इन केस शी डिक्लेयर्स दैट शी इज नॉट प्रेग्नेंट, देन शी मे बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन PST PET। इन केस ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन ऑल द रिस्क ऑफ अंडरगोइंग PST PET विल बी ऑफ हर ओन। कोई भी ऐसी फीमेल कैंडिडेट जो प्रेग्नेंट है, मैं तो उनको उस चीज़ की डिटेल वहाँ पे देनी है। अगर फिजिकल टेस्ट के अंदर उनको कोई इशू बाद में आता है, प्रेग्नेंट है और फिजिकल टेस्ट आपने दे दिया बिना बताए, तो फिर जो है कोई अगर वहाँ पे मिस हैपनिंग होती है तो उसका जिम्मेदार कैंडिडेट खुद होगा, ये जो है कमीशन ने कहा है। तो आप जो भी डिटेल दें वो सही दें, झूठ कहीं पर भी आप ना बताएं, क्योंकि अगर आप सही डिटेल देंगे तो उसके अंदर आपके लिए कुछ प्रावधान है, कुछ रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो है हमारा एडवर्टाइजमेंट, इसके जो की पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो भी पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको ये कहीं पे कोई चीज़ में दिक्कत आ रही हो तो उसको आप पीछे वीडियो को बैक करके वापस से देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो छात्र
तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ मैं यहाँ पर वीडियोस भी लेकर के आऊँगा, जिसे मॉक टेस्ट हो सकते हैं, ताकि उनको एक अपनी जो प्रिपरेशन है वो उसको एक फाइनल रूप दे सकें। इस तरीके से करेंगे। और जो छात्र इस बार नहीं अपीयर हो रहे, अगली बार सीपीओ के लिए तैयारी करेंगे, तो उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे लेके आऊँगा, क्योंकि ये भर्ती मैंने बहुत करीब से देखी है, मैंने भी ये एग्ज़ाम दिया है, तो मैं बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह बता पाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करे तो आप इसको लाइक करें, अपने कमेंट्स के माध्यम से हम तक जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार इस तरीके के वीडियोज़ मिलते रहें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।